हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे है वेडनेसडे, तो आज हम प्रीमिक्स में करेंगे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस। आज हमारे टॉपिक्स रहेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम, वेटलैंड्स, मैनग्रोव्स। ये हमारे आज के टॉपिक्स रहेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ओके, पहला क्वेश्चन, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। यूपीएससी अब क्या जा रही है, बेसिक्स पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एनवायरनमेंट पे, तो ऑर्गेनिजम्स पे भी आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो उसी को ध्यान में रख के क्वेश्चंस फ्रेम किए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, वेटलैंड्स। वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स मेंस दोनों में आता है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर साल देखोगे क्वेश्चंस आते हैं। तो वेटलैंड्स पे क्वेश्चन है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन, बिकॉज इन्वायरमेंट में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ वेटलैंड एरियाज है जहाँ पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट हमें वैल्यूज मिलती है, मतलब हाईएस्ट या लार्जेस्ट ऐसे वैल्यूज दिखती है, तो उसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन फ्रेम किया। ओके, देन कोरल रीफ्स, ये अनदर इंपॉर्टेंट एरिया यूपीएससी का, हर साल देखोगे। इस साल मेंस में भी क्वेश्चन आया था, बायोरॉक टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया था। लाइकवाइज कोरल रीफ्स पे आपको क्वेश्चन मिलेगा हर साल, तो उसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाए। और ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है क्वेश्चन। ओके, देन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ये बेसिकली ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि हमारी रिवीजन हो जाए। हमने पढ़ा था बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को या इकोसिस्टम को। तो इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, तो ऐसी वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जो डिटरमाइन करते हैं हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम को, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो प्लीज ट्राई करिए। लास्ट, वेरियस फिनोमिनास आर टेकिंग प्लेस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखिए। एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किया है और कौन सा फिनोमिना है उस पर क्वेश्चन है ये। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करो एंड प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस। ओके, लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पहले क्वेश्चन में पहले आपने क्वेश्चन रीड करा कि ये क्या बोल रहा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बोल रहा है। देन साथ में एक चीज ऑब्जर्व करो, इसमें लिखा है इनकरेक्टली मैच, तो ये ध्यान में रखना है सबसे पहले, बिकॉज करेक्टली मैच करके आप क्वेश्चन को मार्क कर दोगे, पर आंसर क्या होगा, इनकरेक्टली मैच के अकॉर्डिंग है। ओके, तो फर्स्ट थिंग ये, देन वी हैव एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, हम 5 टाइप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। फर्स्ट इज न्यूस्टन। न्यूस्टन्स क्या होते हैं, जो एयर वाटर इंटरफेस पे रहते हैं एंड दे आर एक्टिव स्विमर्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेसिकली सपोज दिस इज वाटर बॉडी, सो बेसिकली कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो एयर वाटर इंटरफेस पे रह रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं न्यूस्टन्स। तो एग्जांपल्स हो गए इनके, जैसे कुछ फिशेज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स लाइक व्हर्लगिग, बीटल्स। देखो ये थोड़े बहुत नाम है, आपको रट्टे मारने पड़ेंगे क्योंकि यूपीएससी पूछती है इनको, अब स्पेसिफिक जा रही है, तो थोड़े रट्टे मार लेना, बिकॉज ये न्यूज़ में रहते हैं। न्यूज़ वाले ऑर्गेनिजम्स करने, सारे नहीं करने आपने, वही करो जो न्यूज़ में है और जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में है, वो आपको याद करने। उसके अलावा देखो ऐसे तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, सारे नहीं याद कर सकते हम, तो इसलिए आपको लिमिटेड याद करने, स्टैंडर्ड बुक्स वाले और न्यूज़पेपर वाले बस, और उससे ज़्यादा नहीं जाना। देन वाटर स्ट्राइडर्स, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम स्पाइडर्स एंड प्रोटोजोन्स हमें मिलते हैं, राइट, वॉर्म्स, स्नेल्स, इंसेक्ट लार्वा, हाइड्रास, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। ओके, न्यूस्टन जो एक्टिव स्विमर्स है और रहते हैं एयर वाटर इंटरफेस पे। देन वी हैव सेकंड स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, पेरीफाइटन, सेकंड टाइप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या बोल रहा है, दे आर फाउंड लिविंग इन द बॉटम ऑफ द वाटर मास। देखो ये आपको पहले ही स्ट्राइक कर जाना चाहिए, ये वाले बॉटम ऑफ द वाटर मास, ये वाटर बॉडी है, यहाँ पे कौन रहते हैं, बेंथोस। एंड मोस्ट फेमस एग्जाम्पल बेंथोस का, प्लीज मुझे वीडियो पॉज करके बताओ बेंथोस एनिमल का। ये एनिमल यूज भी हुआ था फीफा वर्ल्ड कप के टाइम फॉर प्रिडिक्शन पर्पज ऑल्सो। सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स, अभी भी जैसे फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आई डोंट नो अब कौन सा एनिमल को लेके आएंगे जिसकी प्रिडिक्शन से पता चलेगी कौन जीतने वाला है, राइट। तो ऐसे भी लिंक कर सकते हो आप। ओके, सो सेकेंड इज रॉन्ग। पेरीफाइटन क्या होते हैं, देखो कुछ प्लांट्स होते हैं, शैलो प्लांट्स जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे होते हैं, ओके कुछ प्लांट्स होते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स, जैसे मैंग्रोव्स वगैरह हो गए। तो बेसिकली उन प्लांट्स के आसपास कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बिकॉज वो उन पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। तो उन प्लांट्स को हम बोलते हैं या ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं पेरीफाइटन। सो पेरीफाइटन आर व्हाट, these are organisms which remain attached to stems and leaves of rooted plants of or substances emerging above the bottom mud such as sessile algae, या फिर जो
यहाँ पे जो मड है, मड कलेक्ट हो रहा है, उसमें से इमर्ज हो रहे हैं। ओके, सो पेरिफाइटन्स ये होते हैं। बेंथोस हमें पता है, बेंथोस आर फाउंड लिविंग इन दी बॉटम ऑफ द वाटर मास। तो बेसिकली मैंने सिर्फ स्विच किया था 2 and 3 की स्टेटमेंट को, तो 2 and 3 दोनों रॉन्ग है। आंसर क्या है? 1, ओनली 1 इज करेक्ट। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनकरेक्टली मैच्ड, सो आंसर वुड बी 2 and 3। ये ध्यान में रखना, राइट। एंड और दो तरह के और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? वन इज प्लैंक्टन, हमें प्लैंक्टन इतना हम पढ़ते हैं, फूड चेन स्टार्ट होती है फाइटोप्लैंक्टन से, फिर जू प्लैंक्टन। लाइकवाइज वी हैव फाइटोप्लैंक्टन इन केस ऑफ प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, देन वी हैव जू प्लैंक्टन्स जो कंज्यूमर्स होते हैं। तो जू प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, जू प्लैंक्टन्स को फिश खाती है, स्मॉल फिश, और फिर स्मॉल फिश को कौन खाती है? लार्ज फिशेस। ये यूपीएससी ने एक बार फूड चेन भी ऐसे पूछा था, तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। और ध्यान में रखना, प्लैंक्टन्स स्विमर्स नहीं होते, दे आर नोन एज फ्लोटर्स। दे आर नॉट स्विमर्स, दे आर फ्लोटर्स। बेसिकली ये पानी में है, मतलब ग्रो कर रहे हैं, और जैसे जैसे वाटर मूव कर रहे हैं ये भी साथ में मूव करते हैं। सो दे आर नॉट स्विमिंग, रादर दे आर फ्लोटिंग विद द वाटर। तो जैसे ओशन करंट मूव कर रहा है तो उसके साथ ये भी मूव करते हैं। सो ये ध्यान रखना प्लैंक्टन्स का। देन वी हैव सो बेसिकली लोकोमोटरी पावर ऑफ प्लैंक्टन्स इज लिमिटेड। ओके, so their distribution is controlled by currents in the ocean currents in the aquatic ecosystem. Then fifth type we have nectons, जो swimmers होते हैं, active swimmers, जैसे हमें fishes वगैरह होती है, उनको हम nectons बोलते हैं। So they are powerful swimmers and they can even सामने से अगर वाटर का बहुत फोर्स से प्रेशर आ रहा है, स्टिल वो अगेंस्ट दी वाटर की मूवमेंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट भी मूव कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना। ओके ओके, सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आई होप आप कुछ लोग सॉल्व कर पाए। अगर नहीं कर पाए कोई इशू नहीं है, सी हमें लर्निंग करनी है, बेसिकली हमारा ये एम होना चाहिए, स्कोर्स के पीछे नहीं भागना। प्लीज़ ये ध्यान में रखना। प्रीमिक्स का एम क्या है कि आप लर्न करो, यहाँ से अप्रोचेस डेवलप करो कि कैसे हमें अब आपको आइडिया लगा कि ये टॉपिक है, इसको ऐसे पढ़ना है, तो ये आइडिया लेना है। बेसिकली प्रीमिक्स का ये ऑब्जेक्टिव है। बाकी आपको ऑब्वियसली न्यू कंटेंट का एक्सपोजर भी मिलता रहेगा। ओके, सो इसमें है क्या? इसमें 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो फैक्चुअल है इसमें। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, इसमें क्या है? लार्जेस्ट एरिया जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व। पहले तो मुझे वीडियो पॉज करके आप 2-3 क्वेश्चंस का बताओ। एक तो बताओ वेटलैंड्स की डेफिनेशन। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने वेटलैंड रूल्स लेके आए 2017, पहले 2011 के रूल्स से अब 2017। तो पहले मुझे बताओ वो रूल्स कौन से आर्टिकल के अंडर, सॉरी एक्ट के अंडर आते हैं? विच एक्ट, अंडर विच एक्ट एंड विच मिनिस्ट्री ये रूल्स को इन्फोर्स करती है? पहले आप ये बताओ। देन मुझे बताओ वेटलैंड की डेफिनेशन चेंज हुई है तो उसमें कौन सा हमने एक्सक्लूड किया है, क्या डेफिनेशन में चेंज आया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पहले अगर 100 वेटलैंड्स थे तो उसमें से ऑलमोस्ट 70 बाहर निकल गए, 30 रह गए वेटलैंड्स। वो कौन सी डेफिनेशन चेंज की है? एक तो ये आप लोग मुझे बताओ। देन वेटलैंड्स में और क्या बताओगे आप? फिर मुझे बताओ अभी रिसेंटली एक रामसर लिस्ट होती है वेटलैंड्स की, राइट? तो रामसर लिस्ट में एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता है। इस पे भी यूपीएससी ने पहले एक बार पीवाईक्यू पूछा हुआ है। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में जो 2 वेटलैंड्स हैं इंडिया के, पहले 3 थे अब 2 है, तो मुझे वो तीनों वेटलैंड्स बताओ कि कौन कौन से है, कौन सा बाहर रह गया और कौन से 2 रह गए वेटलैंड्स जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आते हैं। ओके, देन ये मुझे बताओ। देखो ऐसे आपकी रिवीजन हो रही है एक टॉपिक के थ्रू ही। ओके तो ये मुझे वेटलैंड्स के बताओ एंड कौन से, चलो इतना काफ़ी है। ओके, अब सुंदरबन हमें पता है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश वाले रीजन में है। ये बेसिकली डेल्टा फॉर्मेशन जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बना रही है। ओके, तो वहाँ पे सुंदरबन में क्या जो एरिया है ना सारा, ऑलमोस्ट इसका 96 to 97% ये एज अ वेटलैंड कंसिडर करते हैं। तो सुंदरबन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेटलैंड्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर आप देख सकते हो 96.76%, ऑलमोस्ट 97, एग्जैक्ट याद नहीं रखना, बस 97%। इतना एरिया फिगर भी नहीं यूपीएससी पूछेगी, बस याद रखना है लार्जेस्ट एरिया अंडर वेटलैंड्स किसका है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। देन वी हैव कान्हा टाइगर रिजर्व। एक तो पहले मुझे बताओ कहाँ पे लोकेटेड है इसकी लोकेशन, बिकॉज यूपीएससी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है टाइगर रिजर्व एंड ऑल की। तो मुझे बताओ कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, एक तो इसकी लोकेशन। देन अब इसमें नया फैक्ट आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स। ये सही है, ये एक टाइगर रिजर्व है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स है। छोटे छोटे वेटलैंड्स बहुत सारे हैं और बहुत लार्जेस्ट नंबर में, तो सेकंड इज ऑल्सो राइट। देन थर्ड लोकटाक लेक, ये बहुत न्यूज़ में रहता है। सो इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या लिखा था? इंडिया, नॉट नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है। तो मुझे बताओ इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक क्या है? एंड लोकटाक की एक स्पेशलिटी होती है कि वहाँ पे एक हमें फुमदीस मिलते हैं।
तो वो फुमदीज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? तो प्लीज़, आई नो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी इस एक क्वेश्चन के थ्रू। प्लीज़ वीडियो पॉज करके आप वो प्लीज़ ये सारे जो मैं पूछा आपसे वो बताओ। ओके, तो इसमें करेक्ट क्या है? 1 and 2 आर करेक्ट, राइट। थर्ड इज रॉन्ग बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे। फुमदीज, तो ये फुमदीज क्या होते हैं? ओके, थर्ड कोरल रीफ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का, ऑलराइट। हर साल क्वेश्चन आ रहा है इस पे। तो इन केस ऑफ फुमदीज, अब देखो क्वेश्चन, सॉरी कोरल रीफ्स, माय बैड। ओके, तो इसमें क्वेश्चन टॉपिक क्या है? देखो ये पीवाईक्यू को मर्ज करके बनाया, जो लास्ट 2 ऑप्शन है पीवाईक्यू वाले हैं, और फर्स्ट ऑप्शन अभी के न्यूज़ में बहुत आ रहा है, न्यू टाइप ऑफ कोरल्स। तो अभी तक हम एज्यूम करते रहे कोरल्स हमें सिर्फ ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलते हैं, लेकिन हम कंडीशन ऑफ कोरल्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम कंडीशंस, कि उसका टेम्परेचर जो उसको चाहिए इट शुड बी अराउंड 21 to 30 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर चाहिए उसे, वार्म टेम्परेचर। देन शैलो वाटर होना चाहिए, बिकॉज शैलो वाटर होगा तो उसी पे ही डिपॉजिट होंगे कोरल्स, तभी कोरल इकोसिस्टम बनता है। तो शैलो वाटर होना चाहिए। देन जो वाटर की क्वालिटी है, वाटर क्या होना चाहिए? सलाइन होना चाहिए, बिकॉज सलाइन में न्यूट्रिएंट्स करते हैं जो कोरल्स डिराइव करता है उस वाटर से और ग्रो करता है। पर प्लेन वाटर नहीं होना चाहिए, राइट, फ्रेश वाटर नहीं होना चाहिए, सलाइन वाटर होना चाहिए। देन टू मच ऑफ पोल्यूटेंट्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज पोल्यूटेंट्स क्या करेंगे, जो कोरल्स होते हैं उसके पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाएंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो कोरल्स ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट। सो दीज आर दी फ्यू कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड। तो ऐसे ही हमें नए सेट ऑफ कोरल्स मिले हैं विच आर नोन एज कोल्ड वाटर कोरल्स। तो वो जो इस कंडीशन से थोड़ा सा वेरी करते हैं। सो इसी पे एक अभी रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की रिपोर्ट थी, 2 to 3 years बैक थी। तो उसने क्या कहा था कि देयर आर मोर कोल्ड वाटर कोरल रीफ्स दैन ट्रॉपिक वाटर और ट्रॉपिकल रीफ्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये रॉन्ग नहीं है, ध्यान रखना। देन उसी रिपोर्ट में था, और ये फैक्ट वैसे भी एस्टैब्लिश, दैट मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। अब देखो अगर मैप बनाई हम, ये बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो हमें क्या मिल रहा है बेसिकली, जो मैक्सिमम कोरल्स हमें मिलेंगे इस ट्रॉपिक वाली बेल्ट में। तो हमें मैक्सिमम कोरल्स हमें यहाँ मिलते हैं इस एरिया में। तो यहाँ पे आइलैंड है फिलिपिन, राइट, ये इंडोनेशिया आइलैंड, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो यहीं पर ही हमें एक लार्जेस्ट कोरल रीफ्स मिलते हैं, उनका नाम क्या है, जो ट्रॉपिकल वाटर वाले। वैसे कोरल रीफ्स लार्जेस्ट हमें कहाँ मिल रहे हैं? नॉर्वे में, जो लार्जेस्ट रीफ्स हमें मिल रहे हैं नॉर्वे में। ऑब्वियसली दिस इज अ न्यू लर्निंग फॉर यू। पर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी एक मोस्ट फेमस टूरिज्म पर्पज़ के लिए भी एक रीफ्स है। तो प्लीज़ मुझे नाम बताओ, वो एक्चुअली न्यूज़ में भी था लास्ट ईयर बहुत। अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, वहाँ पे टूरिज्म रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा था, कोरल ब्लीचिंग हो रही थी, कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने टूरिज्म बैन कर दिया, बैन नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो वो कौन सा एरिया है, तो मुझे वो बताओ, राइट। न्यू लर्निंग क्या हुई, लार्जेस्ट कोरल्स हमें कहाँ मिलते हैं? नॉर्वे में। सेकेंड इज करेक्ट। Then we have coral reefs host far more number of animal phyla than those hosted by tropical rainforest. See, corals are known as rainforest of the sea or ocean water. ये हम बोलते हैं। अब कोरल्स में क्या है, वो क्या एक अपना इकोसिस्टम क्रिएट करता है, तभी वो क्या है, दैट इज अ मैक्सिमम हाई प्रोडक्टिव रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वन ऑफ द प्रोडक्टिव, राइट। तो वहाँ पे क्या है, अब एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे इट प्रोवाइड्स होम टू और होस्ट मेनी एनिमल्स। सो दिस इज करेक्ट। So it hosts more animals than tropical rainforest. This is also true fact. ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। So answer is 1, 2 and 3 are correct, right? तो मुझे ये बताओ आप वीडियो पॉज करके, जो कोरल रीफ्स है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? What all services are provided? जिनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। तो और या क्वेश्चन आ सकता है कोरल रीफ्स के बेनिफिट्स क्या है, तो वो जो इकोसिस्टम सर्विस है वही बेनिफिट्स है। तो प्लीज़ मुझे बताओ कोरल रीफ्स क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है? दैट इज वाई, और यू कैन से वाई इट इज एबल टू प्रोवाइड होम टू मोर नंबर ऑफ एनिमल्स देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो रीज़न क्या है, तो प्लीज़ मुझे बताओ वो, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट।
तो लार्जेस्ट कोल्ड वाटर रीफ हमें कहाँ मिल रहा है? रॉस रीफ ऑफ नॉर्वे में मिल रहा है लार्जेस्ट कोल्ड वाटर कोरल रीफ। प्लीज ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके, दीज आर दी थर्ड, वही जो मैंने बताया। सो कोरल रीफ्स के बेसिकली दीज आर हाई प्रोडक्टिव रीजन, ये ध्यान में रखना, एंड दे आर नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। ओके, देन अभी न्यूज़ में था कोरल्स के बारे में। दे आर टू टाइप ऑफ कोरल्स, वन आर नोन एज हार्ड कोरल्स, सेकेंड इज सॉफ्ट कोरल्स। तो बेसिकली जब रीफ्स फॉर्म हो रहे हैं, कोरल रीफ्स एक प्लेटफॉर्म है जिसपे कोरल रीफ्स डिपॉजिट हो रहे हैं, तो बेसिकली अब कोरल रीफ्स मिलके एक हार्ड शेल क्रिएट कर रहे हैं और जो प्रोटेक्ट करते हैं कोरल्स को फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो जो कोरल रीफ जो रीफ्स क्रिएट कर रहे हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हार्ड कोरल्स, और जो कोरल्स इन्वॉल्व नहीं होते इन बिल्डिंग दिस स्ट्रक्चर फाउंडेशन एंड ऑल, उनको बोलते हैं सॉफ्ट कोरल्स। तो ये ध्यान में रखना बस, बिकॉज कोरल्स बहुत फेवरेट यूपीएससी का टॉपिक है, और इसी को ही हम रिस्टोर करने के लिए, बिकॉज कोरल ब्लीचिंग हो रही है, इसको रिस्टोर करने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं? बायोरॉक टेक्नोलॉजी, जिसपे यूपीएससी ने इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो अब हमने पढ़ा था एक्वेटिक इकोसिस्टम में, बेसिकली हमने इकोसिस्टम के पढ़े थे कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए इकोसिस्टम के लिए, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो एबायोटिक में क्या बोल रहा था? टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, पर कितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए? हर ऑर्गेनिज्म का वेरी करता है। जैसे ह्यूमंस के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर चाहिए। इससे ज़्यादा अगर वेरी करेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते, पर हमारा बॉडी मैकेनिज्म क्या है? वी आर रेगुलेटर्स, तो सो वी आर एबल टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर एंड हम सर्वाइव कर पाते हैं। पर जो वाटर ऑर्गेनिजम्स है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे क्या वाटर का टेम्परेचर हमें पता है ज़्यादा वो नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता, बिकॉज ऑफ हाई वाटर स्पेसिफिक हीट। एंड ऑल्सो रीज़न क्या होता है? वाटर मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती है, तो हमेशा वाटर का जो टेम्परेचर रेंज रहता है डायर्नल, मतलब डे टाइम विद इन 24 आवर्स, या फिर एनुअल टेम्परेचर रेंज, वो हमेशा लो रहता है। तो अब लो रहता है वाटर का टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिजम्स उस वाटर में रह रहे हैं उनकी भी वाटर टेम्परेचर की वेरिएशन की कैपेसिटी लो होगी हैंडल करने की, राइट? तो वो ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर को हैंडल नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैव नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट। तो ये ध्यान में रखना, फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। तभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम क्या बोलते हैं? सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन से होंगे? मरीन ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हम बोलते हैं। जैसे सी सर्फेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 0.1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो चुका है एज पर IPCC रिपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मरीन ऑर्गेनिजम्स पे पड़ेगा, राइट? देन सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स लाइक क्ले एंड सिल्ट, कोई भी मिट्टी लगा लो, सैंड, दे रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। करेगा क्यों? अब हमें पता है अप टू 200 मीटर क्या है? फोटिक जोन है, जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट करती है और जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, जहाँ पे खाना बन रहा है। पर व्हाट वुड हैपन इफ विद टाइम ऊपर वाटर के सरफेस पे सैंड या सिल्ट डिपॉजिट हो जाए? तो व्हाट वुड हैपन? दे विल इनहिबिट द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी अपने आप डिक्रीज होगी। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। देन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाटर की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ओके, तो ऑब्वियसली अगर वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग से, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन इंक्रीज होएगा, राइट? सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था जो हमने पढ़ा था बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे, और कुछ नहीं था, बस थोड़ा लॉजिकली आपने सोचना था और क्वेश्चन हो रहा था। ओके, एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हो। ओके, फिफ्थ फिनोमेना, ये न्यूज़ में बहुत रहता है। आप जैसे आप जाओगे गांव वगैरह में जाओगे, बिकॉज शहरों में तो दिखती नहीं है, शहरों में भी कुछ थोड़ी बहुत लेक्स रह गई है, तो इन दोस लेक्स व्हाट यू विल ऑब्जर्व ग्रीन कलर लेयर, ग्रीन कलर से कवर्ड होती है वाटर बॉडीज। तो वो बेसिकली क्या होता है? 2000 एल्गी, जिसको हम एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं, ऑलराइट? ग्रीन कलर से होते हैं, बेसिकली एल्गी फाइटोप्लैंक्टन से कवर्ड होते हैं। वो बेसिकली कैसे फॉर्म हो रहे हैं? अब देखो, इन अर्बन बॉडीज, रूरल एरियाज, वी आर जनरेटिंग लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स। सो वो पोल्यूटेंट्स हम रिलीज कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो ऑल दोज आर एंटरिंग इनटू वाटर बॉडीज। एज दे एंटर इनटू वाटर बॉडीज, अब वाटर बॉडीज में क्या हो रहा है? दोज पोल्यूटेंट्स आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज एग्रीकल्चर वेस्ट भी होगा, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये दो कंपाउंड्स होंगे, एंड दीज टू कंपाउंड्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। सो प्लांट्स को क्या मिल रहा है? देखो प्लांट्स यहाँ पे अगर
लाइट है, वाटर अवेलेबल है एंड न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. सो व्हाट वुड हैपन, प्लांट्स विल स्टार्ट ग्रोइंग. सो दिस लीड्स टू ग्रोथ ऑफ एल्गी या फाइटोप्लैंक्टन्स हम बोलते हैं. दे विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड अल्टीमेटली व्हाट वुड हैपन, over the period of time phytoplanktons, more and more pollutants will come, more and more plants will grow, so they will start covering up. So they will start covering up the these thing, upper top layer of the lake or water body any. So now what will happen, they will cover up. So what will happen, they will inhibit the penetration of sunlight. So sunlight नहीं जा रही, oxygen block हो रहा है. Also lot of organisms are dying. So organisms are dying, what would happen, for decomposition purpose oxygen is required, that is oxygen. Also at the same time lack of oxygen, so organism would die. So this leads to depletion of the lake, और हम क्या बोलते हैं, aging of lake. जैसे हम बूढ़े होते रहते हैं वैसी लेक भी बूढ़ी हो रही है और ख़त्म हो रही है. तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन. तो ये आपके लिए चैलेंज बहुत रहेगा व्हेन यू विल बिकम एन IAS ऑफिसर, बिकॉज यू हैव टू रिवाइव द वाटर बॉडीज नियर बाई टू यू, बिकॉज वाटर बॉडीज आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ नॉट जस्ट एनिमल्स, ह्यूमन्स ऑल्सो फॉर आर इकोनॉमी, सोशल, हर चीज़ के लिए पानी चाहिए. तो दिस इज द मेन थिंग. तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो कैसे इसे हैंडल करना है, बिकॉज दिस वुड बी योर फर्स्ट टास्क when you will be in charge of those when you will become SDM, DC and all. Okay, so this is the basic phenomena. and एक phenomena ये UPSC ने भी पूछा था, creation of dead zones. तो ये हमें dead zones भी मिल रहे हैं ऐसे water bodies में. okay, तो प्लीज़ मुझे बताओ across the world या across the oceans of the world कहाँ पे dead zones मिल रहे हैं, dead zones कहाँ create हो रहे हैं जो frequently न्यूज़ में रह रहे हैं. तो प्लीज़ ये बताओ मुझे. Okay, so this is all about eutrophication. Biomagnification, simple term, it means आप जैसे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं एनर्जी पिरामिड में, ट्रॉफिक लेवल्स फूड चेन में, ट्रॉफिक लेवल 1, 2 and 3. सो व्हाट इज हैपनिंग, पोल्यूटेंट्स. अब देखो प्लांट में कोई पोल्यूटेंट था, सपोज फर्टिलाइजर के थ्रू, व्हाट वुड हैपन, प्लांट्स में है, अब उनको ह्यूमंस खाएंगे, तो ह्यूमंस खाएंगे तो क्या होएगा, वो पोल्यूटेंट्स ह्यूमंस में भी जाएगा. सो व्हाट इज हैपनिंग, increase in concentration of pollutants as we move from one trophic level to an upper trophic level. ये है basically. Then we have winter kill. Winter kill में क्या होता है basically, लेक है तो अपर लेयर क्या होती है, ठंड के टाइम में, विंटर्स के टाइम में अपर लेयर इज फ्रोजन, सो आइस शीट डेवलप हो जाती है. सो व्हाट इज हैपनिंग, आइस इज प्रिवेंटिंग द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट. सो सनलाइट नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी विल डिक्लाइन इन दी पार्ट्स ऑफ द लेक्स. प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन, तो ऑर्गेनिजम्स मरेंगे. सो अल्टीमेटली वही सेम प्रोसेस, लेक विल स्टार्ट डाइंग. सो और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का अमाउंट खत्म होते जा रहा है, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स मरेंगे, डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोजिशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए. सो लेक में क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होते जा रहा है. दिस इज विंटर किल. एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज, दिस इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन द लेक बॉडी टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर. दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन. ओके, आई होप ये क्वेश्चन ईजी था, सबसे हो गया था सॉल्व. एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देख सकते हो. राइट, ये डायग्राम है सिंपल रिगार्डिंग यूट्रोफिकेशन. ओके फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं. प्रीमिक्स, जैसे प्रीमिक्स के क्वेश्चन है वैसे ही टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे. इट विल बी कवरिंग कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर, स्टैटिक, सब कुछ कवर करेंगे. PYQ बेस्ड ट्रेंड क्वेश्चन होंगे. देन हम इसमें क्या करेंगे, हमने 3 लेवल्स रखे हैं, फंडामेंटल लेवल, एडवांस लेवल, फुल लेंथ टेस्ट. फंडामेंटल लेवल में क्या है, हम सिर्फ स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो करेंगे. हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होंगे, तो सिलेबस को हमने 2 में डिवाइड कर रखा है हर सब्जेक्ट के. तो टोटल 12 टेस्ट रहेंगे, 10 टेस्ट फॉर सब्जेक्ट्स, 2 रिवीजन टेस्ट रखेंगे ताकि जो पढ़ा है वो भी रिवाइज हो जाए हमारा. देन उसके बाद हमारा क्या टेस्ट रहेगा, एडवांस लेवल टेस्ट. उसमें क्या रहेगा, एक सब्जेक्ट का 1 टेस्ट रहेगा, तो टोटल 9 टेस्ट चाहिए, जिसमें रिवीजन टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, मतलब एक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस. देन फुल लेंथ टेस्ट हम मूव करेंगे, इन्हीं टेस्ट में हम करंट अफेयर भी कवर करते रहेंगे. देन फुल लेंथ टेस्ट में क्या रहेगा, पूरा सिलेबस ऑफ UPSC, करंट अफेयर, स्टैटिक, सब कुछ कवर रहेगा. तो आप जाओ पोर्टल पे लॉग इन करो. पहला टेस्ट हमने ओपन रखा है, पॉलिटी का था, फर्स्ट हाफ ऑफ पॉलिटी सिलेबस, तो उसको आप सॉल्व करो, आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चंस कैसे आने हैं. आप कोड यूज़ कर सकते हो फॉर डिस्काउंट 15 AUG, राइट. 4500 की टेस्ट सीरीज है, तो आपको डिस्काउंट पर के 3500 की पड़ेगी, तो 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट है. तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप जाओ, सॉल्व करो पेपर, तो आपको आइडिया लगेगा. ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. आई होप दिस सेशन वॉज रियली हेल्पफुल टू यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड. ओके, बाय बाय.